ठीक है, तो इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो कवर होने वाले हैं बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसीज में। तो पहले इवैल्यूएशन एंड मीनिंग ऑफ बैंक्स। ठीक है, बैंक का मतलब क्या है, किस तरह से बैंक शुरू हुई कंट्री के अंदर, ठीक है, किस तरह से लोगों ने उसका इस्तेमाल करना शुरू किया, वो सब इवैल्यूएशन में पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ बैंक्स है। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक। दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है बैंक्स को। फर्स्ट है कमर्शियल बैंक और दूसरा है सेंट्रल बैंक। ठीक है, कमर्शियल बैंक के अंदर सारी चीजें कैंसिल है, ठीक है, 2021 के हिसाब से। तो फंक्शंस भी नहीं पढ़ने उसके, और प्रेजेंस ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया वो भी टॉपिक हमें पढ़ना नहीं है। हमें सेंट्रल बैंक वाला टॉपिक जो है वो पढ़ना है। सेंट्रल बैंक वाले टॉपिक के अंदर क्या है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, आरबीआई क्या है, क्या काम करता है, कब एस्टेब्लिश हुआ था, कब नेशनलाइज हुआ था, वो सब पढ़ना है। फिर आएंगे उसके फंक्शंस आरबीआई के। फिर थर्ड टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी, उसका मीनिंग क्या है और उसके इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा कल तक। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इवैल्यूएशन एंड मीनिंग ऑफ बैंक्स। इवैल्यूएशन किस तरह से, मतलब किस तरह से बैंक जो है वो कंट्री के अंदर आया, और किस तरह से उस बैंक वर्ड जो है वो हम पहली बार हमने सुना। ठीक है, वो सब इसके अंदर दिया है। इन इंग्लिश लैंग्वेज द वर्ड बैंक मीन्स हीप और मास। ठीक है, हीप और मास का मतलब ये होता है बहुत झुंड, ठीक है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा ग्रुप में जो चीजें होती है उसे हम बैंक कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, वाइल इन संस्कृत लैंग्वेज बैंक मीन्स भांडा, मीन्स कैपिटल। भांडा का मतलब होता है कैपिटल, कैपिटल मतलब कुछ पैसा लेके आना। ठीक है, फ्रॉम बांडा द वर्ड बंडोड़ इज डिराइव, बांडा में से वर्ड बना बंडोड़। ठीक है, वाइल इंग्लिश वर्ड बैंक इज डिराइव फ्रॉम इटालियन वर्ड बैंका। फिर इंग्लिश वर्ड जो बैंक है वो डिराइव हुआ, वो बना, किस में से बना, तो इटालियन वर्ड था जिसका नाम था बैंका, और फ्रेंच जो वर्ड था बैंक्यू। ये दोनों वर्ड्स को यूज करके हमने इंग्लिश वर्ड बनाया बैंक। इन ओल्डन डेज यूरोपियन मनी लेंडर्स और मनी चेंजर्स यूज बेंचेस और टेबल टू डिस्प्ले कॉइन्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो पहले के जमाने में टेबल में बैठ के बैंकिंग सिस्टम पूरा चलता था, मतलब टेबल पे बैठ जाएंगे, वहां पे अलग अलग कंट्रीज के सिक्के होते थे, कॉइन्स होते थे, ठीक है, वो डिस्प्ले में रखते थे। तो जैसा बैंकिंग सिस्टम में पूरा होता है एकदम सिस्टमेटिक मैनर, पहले सिस्टमेटिक मैनर नहीं था, टेबल और बेंचेस का इस्तेमाल किया जाता था। और यूरोपियन मनी लेंडर्स वो बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल बेंच और टेबल का यूज करके बाहर कोई ट्री है या कहीं जगह पर वो लोग इस्तेमाल करते थे। Thus the word bank came into existence. The first bank of the world, Bank of Barcelona, was set up in Spain in 1401. तो इस तरह से जब वो बेंचेस का इस्तेमाल करना शुरू किया, टेबल का इस्तेमाल किया, तो लोगों को पैसे की जरूरत पड़ती थी किसी को, और किसी को जमा कराना पड़ता था, ठीक है, पैसा सेव करने के लिए। तो उससे बैंक एग्जिस्टेंस में आया, मौजूद हुआ, वो बैंक को हम फिर यूज करना शुरू कर दिया था। सो द फर्स्ट बैंक ऑफ द वर्ल्ड, पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, सबसे पहली जो बैंक थी वो बैंक थी बैंक ऑफ बार्सिलोना, और वो सेटअप की गई थी स्पेन में। कौन से ईयर में, तो 1401 में ये इसको सेटअप किया गया था। तो 2 मार्क में अगर तुमको इवैल्यूएशन पूछते हैं, आज तक कभी आया नहीं है, आए तो तुमको ये 4 पॉइंट लिखना है। ठीक है, समझ में आया यहां तक? हाँ सर। अब जाते हैं हम उसके मीनिंग के ऊपर, बैंक का मतलब क्या होता है। सो मीनिंग ऑफ बैंक, एन इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड्स सर्विसेज ऑफ बैंकिंग, ऐसी संस्था जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हो बैंक की। तो बैंक की सर्विसेज क्या हो सकती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, लोन दे रही है, लोगों को सेविंग करने के लिए एक अकाउंट बना के दे रही है। ठीक है, तो ये सारी सर्विसेज जब बैंक प्रोवाइड करती है, उस संस्था को हम बोल सकते हैं कि वो बैंक है। ये पहला मीनिंग है, शॉर्टेस्ट मीनिंग था। सेकंड, an institution which collect people's saving under the condition of returning the same when the depositor demands। ऐसी संस्था जब लोग अपने पैसे बचाने के लिए वो बैंक में पैसा जमा कराते हैं, और वो कंडीशन पे जमा कराते हैं कि जब भी जरूरत पड़ेगी, जो डिपॉजिटर जो डिपॉजिट करता है बैंक के अंदर पैसा, उसको जब जरूरत पड़ेगी वो पैसा निकाल लेगा, उस संस्था को हम बैंक बोल सकते हैं।
A commercial organization function for profit which accepts people saving in the form of deposits and pay interest in return. Then it lends money by charging interest and invests the surplus fund for development of the nations. तो एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक बिजनेस बिजनेस रिलेटेड संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी जो प्रॉफिट के लिए काम करता है, खुद को प्रॉफिट के लिए, वो क्या करता है, एक पर्सन जिसको पैसा बचाना है तो वो सेविंग अकाउंट में वो पैसे को जमा कराएगा, और जिसको पैसे की जरूरत है वो आके लैंड करेगा, मतलब लोन लेगा, वहां जाके उससे ज्यादा इंटरेस्ट में वो पैसा लेगा जिसको जरूरत है। सपोज लोन की जरूरत है कोई पर्सन को, तो वो पर्सन जाएगा बैंक में, मुझे लोन चाहिए, तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा भरना पड़ेगा। और अगर सपोज 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो जो 2% है उसमें से उसका 2% इंटरेस्ट किसको दिया जाएगा, जिसका पैसा है उसको, मतलब जिसने सेविंग किया था उसको 2% मिल रहा है, और जिसने लोन लिया उसको 8% भरना पड़ रहा है। तो जो 6% जो कंपनी मतलब के बिजनेस मतलब कि बैंक के पास जो 6% आया है वो कंपनी का मतलब उस बैंक का प्रॉफिट कहा जाएगा। समझ में आया? हाँ सर। ओके, ये मीनिंग था बैंक का। अब आगे जाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स। ठीक है, पहला है कमर्शियल बैंक, जिसे हमें पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो ये मैं करवाऊंगा नहीं। ठीक है, ये कमर्शियल बैंक है, फिर उसके फंक्शंस है कमर्शियल बैंक के, फिर क्लासिफिकेशन आता है, मतलब प्रेजेंस ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया, दूसरा टॉपिक है ये। फिर आता है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, सेंट्रल बैंक। देखो तो अभी तुम्हारे पास सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है। ठीक है, इवैल्यूएशन एंड मीनिंग ऑफ बैंक, फिर सेंट्रल बैंक आरबीआई वाला क्वेश्चन, और मॉनेटरी पॉलिसी वाला क्वेश्चन। मतलब तुमको याद रखना है कि ये 3 क्वेश्चन में से कोई भी 2 तो आने वाले, तो इवैल्यूएशन तो कभी आता नहीं है, यानी आरबीआई वाला क्वेश्चन 3 मार्क में आ सकता है, मॉनेटरी पॉलिसी वाला 2 मार्क में आ सकता है, या उल्टा भी हो सकता है, 2 मार्क में आरबीआई का पूछ लिया, मॉनेटरी। मतलब ये दोनों क्वेश्चन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आने ही वाले हैं। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं? हाँ सर। सेंट्रल बैंक, हमारे कंट्री में जो सेंट्रल बैंक है वो कौन सी है? आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जब भी तुमको कोई शॉर्ट नोट लिखने की आती है आरबीआई की, कभी आई नहीं है आज तक, पर अगर आ जाती है तो ये पूरा जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पे नोट किए हैं वो तुम लिख सकते हो। अगर 3 मार्क्स में पूछते हैं तो इसमें से 2-3 पॉइंट्स तुम्हें लिखने पड़ेंगे, कब नेशनलाइज किया था, कब सेटअप की गई थी इस बैंक को। एग्जाम में बहुत बार एमसीक्यू में और शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है कि आरबीआई नेशनलाइज कब हुई थी, आरबीआई को सेटअप कब किया गया था, पेड अप कैपिटल का कितना था उस साल, और कौन से एक्ट के मुताबिक ये आरबीआई को सेट किया गया है। तो ये सारे जो क्वेश्चन मैं तुमने को पूछ रहा हूं वो सारे इस स्लाइड में तुमको मिल जाएंगे। ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव देयर सेंट्रल अथॉरिटी बैंक्स, मतलब हर कंट्री के अंदर एक सेंट्रल अथॉरिटी बैंक होती है, मतलब एक ऐसी बैंक होती है जो बाकी की सारी बैंक को रेगुलेट करती है, उसको चलाती है, और उसके ऊपर सुप्रीम पावर होता है। मतलब वो जो बैंक बोलेगी वही बैंक, बाकी सारे बैंक को फॉलो करना पड़ेगा, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होगा वही। द सेंट्रल बैंक आर एपेक्स बैंक, सेंट्रल बैंक को एपेक्स बैंक भी कहा जाता है फॉर देयर कंट्री, मतलब हमारे कंट्री में सेंट्रल बैंक बोलो तो भी आरबीआई, एपेक्स बैंक बोलो तो भी आरबीआई, सुप्रीम बैंक बोलो तो भी आरबीआई। इतना याद रखने का। अकॉर्डिंग टू आरपी कैंट सेंट्रल बैंक डेफिनेशन, आरपी कैंट के हिसाब से सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन ये है, the institution charged with the responsibility of managing the expansion and the contraction of the volume of money in interest of the general welfare। तो ये डेफिनेशन ये बताता है कि ऐसी संस्था, ऐसी बैंक जिसके पास बहुत सारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पैसे को बढ़ाने की और पैसे को जब जरूरत हो कब कम करने की, ऐसी जवाबदारी जिसके पास हो, और इससे क्या होना चाहिए, जनरल वेलफेयर, मतलब लोगों को फायदा होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑफ जनरल वेलफेयर, मतलब पूरे कंट्री में डेवलपमेंट होना चाहिए और कंट्री में सब लोगों को फायदा होना चाहिए। तो जब भी जरूरत पड़े तब एक्सपांड करो फंड्स को, जब भी जरूरत पड़े उस फंड्स को कॉन्ट्रैक्ट करो, मतलब कम करो। ये सारी जिम्मेदारी किसके पास होती है? एक संस्था के पास होती है। हमारे कंट्री में उस इंस्टीट्यूशन का नाम है आरबीआई। समझ में आया यहां तक? हाँ सर।
ओके। अ सेंट्रल बैंक ऑल्सो प्रोवाइड मॉनेटरी फाइनेंशियल एडवाइस। मॉनेटरी का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ रुपीज, फाइनेंशियल का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ रुपीज। पैसे से रिलेटेड जो भी एडवाइस चाहिए या सजेशन चाहिए गवर्नमेंट को, कौन प्रोवाइड करता है? तो आरबीआई प्रोवाइड करता है। आरबीआई एडवाइस देगा, सलाह देगा गवर्नमेंट को, इधर इन्वेस्टमेंट करोगे तो पैसा डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक रेगुलेटरी बॉडी है, उसको पता होता है कि कहां पे पैसा करो इन्वेस्ट किया जाएगा तो पैसा रिटर्न में अच्छे दाम में वापस मिलेगा, रिटर्न अच्छा मिलेगा उसका, तो सरकार का नुकसान ना हो, इसलिए वो एडवाइस, फाइनेंशियल एडवाइस या मॉनेटरी एडवाइस या सजेशंस गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है। द सेंट्रल बैंक इन इंडिया इज नोन एज आरबीआई। तुमको पता है कि सेंट्रल बैंक जो इंडिया में है उसको आरबीआई कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज नोन एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई वाज सेट अप ऑन 1 अप्रैल 1935। आरबीआई को सेटअप किया गया था, बनाया गया था 1 अप्रैल 1935 को। ये याद रखने का, सेटअप 1935 में किया गया था, उसको नेशनलाइज किया गया था 1949। दोनों में अंतर क्या है? सेटअप मतलब बनाया गया था 1935 में, ठीक है, तो उसका कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे, ठीक है, पर पूरे कंट्री में वर्ल्ड वाइड उसको एक्सेप्ट किया गया कि आरबीआई ही हमारा मेन बैंक होगा बाकी सारे बैंक को चलाने के लिए। वो हुआ 1949 में। उससे पहले सिर्फ एक साधारण बैंक थी आरबीआई, उसके बाद सबसे बैंकों की बैंक बन गई, मतलब बैंकर्स बैंक बोलते हैं, बैंकों की बैंक मतलब सुप्रीम बैंक, एपेक्स बैंक, सेंट्रल बैंक, ठीक है, ये सब वर्ड्स है उसके लिए। तो उसका जब स्टार्ट किया गया था उसका प्राइवेट पेड अप कैपिटल था 5 करोड़ रुपया। आरबीआई एक्ट बनाया गया था 1934, उसका नाम है आरबीआई एक्ट 1934, एक्ट का नाम है। उसके हिसाब से 1 अप्रैल 1935 को सेटअप करके 5 करोड़ का पेड अप कैपिटल के साथ ये बैंक को सेटअप किया गया था और उसको नेशनलाइज किया गया 1 जनवरी 1949 में। फिर क्या हुआ? आरबीआई इज द एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया। जैसे तुम्हें पता है कि आरबीआई एक सुप्रीम बैंक है, एपेक्स बैंक है हमारे कंट्री का, विच सुपरवाइजेस एंड रेगुलेट्स द एंटायर बैंकिंग सेक्टर। तो जितने भी बैंकिंग सेक्टर्स है, मतलब जितने भी बैंक्स है पूरे कंट्री में, उसको कौन चलाता है? तो आरबीआई चलाता है। एज वेल एज फॉर्मुलेट्स द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। और जो भी पैसे के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स है या फिर कुछ भी करना हो तो आरबीआई ही है जो सारे मॉनेटरी पॉलिसीज मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाता है। समझ में आया यहां तक? हाँ सर। ओके। अब हम जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स, उसके अंदर सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या है, ठीक है। तो आज 90% हम लोग ये सेंट्रल बैंक के फंक्शंस खत्म कर देंगे, ठीक है। सेंट्रल बैंक के फंक्शंस खत्म हो जाएंगे, फिर आ जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी और उसके इंस्ट्रूमेंट्स जो हम कल खत्म करेंगे। कल हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं? तो अभी हम ये मॉनेटरी फंक्शंस जो है वो आज खत्म कर देंगे। ज्यादा पॉइंट्स नहीं है और इजी पॉइंट्स है, ठीक है। जो फंक्शंस है सेंट्रल बैंक के, मतलब सेंट्रल बैंक क्या काम करता है, क्या मतलब हुआ इस क्वेश्चन का कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, आरबीआई, उसका क्या काम होता है, उसका क्या रोल है? उसके दो रोल है, ठीक है, दो काम होते हैं। एक होता है मॉनेटरी फंक्शन मतलब इन टर्म्स ऑफ रुपीज, और एक होता है विदाउट टर्म्स ऑफ रुपीज, पैसे के अलावा वाले काम। पैसे से रिलेटेड जो काम है उसे मॉनेटरी फंक्शंस कहा जाता है, बिना पैसे वाले जो काम है उसे नॉन मॉनेटरी फंक्शंस कहा जाता है। तो पहला जो है मॉनेटरी फंक्शन, उसके अंदर पहला जो पॉइंट है इश्यूज करेंसी, ठीक है। करेंसी छापने का मतलब पैसा प्रिंट करने का काम आरबीआई के पास है। अभी इसमें पूरी जानकारी देता हूं, ये याद रखना पड़ेगा लाइफ टाइम तक, ये याद रखने का, कभी भी ये आ सकता है क्वेश्चन। ऑल करेंसी कॉइन्स एंड करेंसी नोट ऑफ ₹1 are issued by finance minister of government of India of same is done by RBI as an agent of government of India. RBI has the sole right to issue all currency note except one. सुनना मैं क्या बोल रहा हूं? करेंसी कॉइन्स, करेंसी नोट, फाइनेंस, पहला 1 रुपए का अगर नोट है या सिक्का है, वो फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं हमारे कंट्री के,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके पास परमिशन है कि वो ₹1 1 रुपए का सिक्के को या नोट को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, प्रिंटिंग इशू कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। प्रिंटिंग का काम तो आरबीआई ही करता है, ठीक है, पर इशू करने का मतलब कितने इशू होंगे इस बार, 10,000 यूनिट, 15,000 यूनिट, कितने सिक्के या कितने नोट ₹1 के करने हैं, उसका डिसीजन लेने का हक सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। और बाकी के सारे नोट्स, ₹2 के, ₹5 के, 10, 20, 50, 100, 200, ठीक है, ये जितने भी करेंसी है, उसका अधिकार, उसका राइट सिर्फ आरबीआई के पास है। तो ये आरबीआई का एक पहला काम है, करेंसी को इशू करना, करेंसी को प्रिंट करना। समझ में आया फर्स्ट पॉइंट? हाँ सर। बैंकर टू द गवर्नमेंट, ठीक है, आरबीआई एक ऐसी बैंक है जो लोन देती है, पर लोन किसको देती है? तो सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट को। इंडियन गवर्नमेंट को कभी लोन चाहिए, अगर मुझे चाहिए, मैं आरबीआई में जाके लोन नहीं ले सकता, ठीक है, पर गवर्नमेंट को कभी जरूरत पड़ती है लोन की, तो वो लोन ले सकता है आरबीआई के पास जाकर। सो द आरबीआई एक्ट एज ए एडवाइजर, सलाहकार है, गवर्नमेंट के लिए सलाहकार है, सलाह देता है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना जिससे प्रॉफिट होगा, जिससे नुकसान नहीं होगा। एक एजेंट है गवर्नमेंट का। एंड बैंकर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है उसका बैंकर है, मेन बैंक आरबीआई है। एंड ऑल स्टेट गवर्नमेंट, और बाकी के सारे स्टेट गवर्नमेंट भी आरबीआई के पास पैसा अगर चाहिए, लोन चाहिए, तो ले सकता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स लोन टू द गवर्नमेंट एंड मैनेज गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सरकार के बॉन्ड्स होते हैं, कोई भी सरकारी कंपनी होती है जैसे रेलवे है या बीएसएनएल है, ठीक है, ये सब गवर्नमेंट कंपनीज है, उसके बॉन्ड्स होते हैं, उसको मैनेज करना, उसको काम करना, कैसे चलाना है, किस तरह से बेचे जाएंगे, कहाँ बेचने हैं, वो सब का सब मैनेज करने का काम आरबीआई के पास है। लोन गवर्नमेंट को देना है, वो काम भी आरबीआई ही दे सकता है। समझ में आया? इसलिए कहा गया है यहाँ पर बैंकर टू दी गवर्नमेंट। तो ये जो बैंक है वो बैंक है किसके लिए? तो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए। समझ में आया सेकेंड पॉइंट? हाँ सर। बैंकर्स बैंक एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, ठीक है, इसका पहले तो क्या कहना चाहता है, ये फंक्शन क्या है, इसमें क्या काम होता है, वो समझना जरूरी है, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान से समझना, बाकी सब तो इजी इजी है, इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। आरबीआई इज अ बैंकर ऑफ ऑल शेड्यूल्ड बैंक्स ऑफ इंडिया, जितनी भी बाकी की बैंक्स है, एसबीआई है, एक्सिस बैंक है, इंडियन बैंक हो गई, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है, तो जितने भी बाकी की बैंक है उस सारे बैंकों को चलाएगा कौन? आरबीआई। तो जितने भी शेड्यूल्ड बैंक्स है उसको मैनेज करना, उसको चलाना, वो काम होता है आरबीआई का। इट मैनेजेस कैश रिजर्व ऑफ ऑल द बैंक्स, सारे बैंकों का जितना भी रिजर्व्स होता है, रिजर्व क्या होता है पहले वो बता देता हूँ। रिजर्व मतलब कभी भी पैसा आता है, सपोज एसबीआई बैंक है, उसके पास कोई पैसा आया तो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, कुछ पैसा रिजर्व रख देगा, रिजर्व मतलब साइड में रख देगा, जिससे कभी लॉस हो जाता है या कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो उसमें से वो लोग यूज कर सके, तो वो सब मैनेज करने का। तो आरबीआई बोलता है कि कुछ परसेंटेज, 2% या 3% या 5% हमें रिजर्व कर देना है। सर आरबीआई बोलेगा इतना % तुमको रिजर्व निकाल लेना है, तो आरबीआई मैनेज करता है कैश रिजर्व सारे बैंकों का, ठीक है। इट डायरेक्ट्स क्रेडिट पॉलिसी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ऑल द बैंक्स, तो कौन से बैंक में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, मतलब रिजर्व रखना है अगर कोई पैसा, तो 2% या 3% या 4% या 5% वो तय कौन करेगा? आरबीआई करेगा। क्रेडिट की पॉलिसी मतलब कितने क्रेडिट हम दे सकते हैं, मतलब लोन कितना तक दे सकते हैं, कितना % तक हम लोन दे सकते हैं दूसरों को, उसका जो भी जो उसका प्रोसीजर होगा वो भी आरबीआई मैनेज करता है। It also plays a role of lender of last resort for all the scheduled banks in case of emergency. इमरजेंसी में कभी पैसे की कमी हो जाती है, मतलब कोई पैसा लेने आया और बैंक में पैसा नहीं है, कहीं इन्वेस्ट करके रखा हुआ है पर बैंक में पैसा नहीं है, तो आरबीआई मदद करती है उस बैंक को
पैसा देके, पर वो ब्याज लेती है, इंटरेस्ट लेगी, ठीक है। पर वो आरबीआई लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट इसलिए क्या है कि इमरजेंसी के टाइम जब भी तुमको जरूरत पड़ती है आरबीआई तुमको मदद करेगी। तुमको मतलब कि बैंक्स को, शेड्यूल बैंक्स की बात कर रहे हैं, इसलिए बैंकर्स बैंक कहा गया है। बैंकर्स बैंक मतलब बैंकों की बैंक, ठीक है। तो मेन बैंक और लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का मतलब होता है कि इमरजेंसी के समय जब पैसे की कमी हो जाती है तो उस समय ये आरबीआई उन्हें प्रोवाइड करती है कुछ पैसा, जितना जरूरत होता है उतना तो देती है, और उसका कुछ रेट ऑफ रिटर्न होता है, मतलब इंटरेस्ट होता है, वो उनसे ले लेती है जब उनके पास पैसा आ जाता है तब। समझ में आया थर्ड पॉइंट? हाँ सर। फोर्थ पॉइंट, क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल में कुछ ज्यादा है नहीं, सिंपल समझना क्या होता है। RBI controls process of credit creation in the economy with the help of various tools of monetary policy। देखो, क्रेडिट कंट्रोल का मतलब ये होता है कि लोन कहां तक देनी है, कितने हद तक देनी है। अभी सपोज मैं लोन लेने जाऊं कोई बैंक में, मैं बोलूं मुझे 15 लाख की देनी है, सॉरी लेनी है बैंक लोन, तो मुझे कोई नहीं देगा, ठीक है। क्यों नहीं देगा? क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है या ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसकी वैल्यू 15 लाख से ज्यादा हो, ठीक है। मान लेते हैं सपोज ये घर है, या घर घर की वैल्यू जो मार्केट वैल्यू है उसकी वैल्यू कुछ परसेंटेज होते हैं उतनी ज्यादा होनी चाहिए। सपोज 15 लाख की लोन लेने गया तो मेरे पास 1 करोड़ से ज्यादा का कुछ होना चाहिए, तब जाके वो 15 करोड़ का वो हमें लोन देगा। तो आरबीआई क्या करता है? आरबीआई क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करता है। अब क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है? एक लोन में से दूसरा लोन बनता है, मतलब एक लोन किसी को दी तो उसमें से पैसा मिलेगा बैंक को, तो वो पैसा मिला उसी लोन वो दूसरे को देगा, फिर वो लोन चुकाएगा दूसरा वाला व्यक्ति, उसी लोन में से दूसरा लोग को लोन दिया जाएगा। तो इस तरह से क्रेडिट को क्रिएट किया जाता है, मतलब पैसे को क्रिएट किया जाता है, लोन दे के लोन चुका देते हैं लोग, फिर वही पैसे में से लोन दिया जाता है। उसको पूरा कंट्रोल, ये जो प्रोसेस है वो पूरा कंट्रोल किसके पास है? तो पूरा कंट्रोल है आरबीआई के पास। कितना परसेंटेज में लोन देना है, सपोज एजुकेशन लोन देना है तो उसका कुछ परसेंटेज है, फाइनेंस लोन चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए, उसका भी कुछ परसेंटेज होता है, 18%, 20%, कुछ परसेंटेज होते हैं। पूरा कंट्रोल आरबीआई के हाथ में होता है। समझ में आया? क्रेडिट कंट्रोल। हाँ सर। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अब ये समझना थोड़ा थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है। Due to free exchange rate system, exchange rate is determined by the market. RBI maintains the value of Indian currency by buying and selling foreign exchange in the open market when it required. RBI is also custodian of Indian reserves of foreign countries. सुनो, custodians of foreign exchange reserves में क्या होता है कि जब हम लोग कोई चीज देते हैं या सेल करते हैं या बाय करते हैं फॉरेन कंट्री से, तो एक्सचेंज होता है, ठीक है ना। चीज भी एक्सचेंज होती है और मनी भी एक्सचेंज होता है, करेंसी भी एक्सचेंज होती है, ठीक है। तो उस दौरान आरबीआई का मेन रोल होता है फंड्स को मैनेज करना, ठीक है। जब एक्सचेंज हो रहे हैं तब फॉरेन करेंसी हमारे कंट्री में कितना आ रहा है उसको देखना, उसका ध्यान रखना, उसको सुपरवाइज करना, क्योंकि ज्यादा करेंसी अगर आ रही है, ठीक है, तो हमारा कंट्री का डेवलपमेंट होगा। पर लेकिन हमारी करेंसी जो इंडियन करेंसी है वो फॉरेन कंट्री में जा रही है, मतलब हमें नुकसान होने वाला है। उसको बैलेंस करने का, उसको कस्टडी में रखने का वो पूरा काम आरबीआई मैनेज करता है कि कितने हद तक तुम करेंसी को दे सकते हो और कितने हद तक करेंसी को रख सकते हो। तो जब बाइंग और सेलिंग होता है ओपन मार्केट में, जब भी जरूरत पड़ेगी, व्हेन इट रिक्वायर्ड, जब भी जरूरत पड़ेगा, आरबीआई इंडियन करेंसी को मैनेज करती है, बैलेंस करती है कि कितना जाना चाहिए और कितना आना चाहिए। वो पूरा बैलेंस करने का काम किसके पास है? तो आरबीआई के पास है। सो आरबीआई इज ऑल्सो अ कस्टडियन। तो कस्टडियन इसलिए कहा गया है क्योंकि वो ध्यान रखता है, कस्टडी है, कस्टडी का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्ट करना। तो वो प्रोटेक्ट करता है इंडियन इकोनॉमी को, इंडियन करेंसी जो भी है वो पूरी चली ना जाए दूसरे कंट्री में, उसको पूरा प्रोटेक्ट करने का काम आरबीआई के पास है।
तो ये सारे जितने भी पॉइंट्स हमने स्टडी किए इन टर्म्स ऑफ रुपीस थे, मतलब कहीं ना कहीं पैसा इंडियन करेंसी का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर देखने को मिलता है, इसलिए हमें कह सकते हैं ये मॉनेटरी फंक्शंस है। समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। अभी जो पॉइंट्स हम पढ़ने वाले हैं वो है नॉन मॉनेटरी फंक्शन, मतलब इसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ठीक है, उसके अलावा का काम। तो क्या काम करता है आरबीआई नॉन मॉनेटरी फंक्शन में? पहला जो है वो है रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजर फंक्शन, मतलब रेगुलेट करता है, ध्यान रखता है, सुपरवाइज करता है बाकी सारी बैंकों को कि कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा है ना, कहीं पर किसी को लूटा तो नहीं जा रहा ना, किसी को उल्लू तो नहीं बनाया जा रहा ना, वो सब ध्यान रखने का काम करता है आरबीआई। सो आरबीआई सुपरवाइजेस द एंटायर फाइनेंशियल एंड मनी मार्केट, पूरा मनी मार्केट, पैसे जो है कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, 500 करोड़ किसी ने ले लिए, 200 करोड़ कहीं कोई बैंक से गए हैं, वो पूरा ध्यान रखने का काम आरबीआई करता है। आरबीआई ये भी ध्यान रखता है किसके अकाउंट में कितना पैसा है, अगर एक साथ किसी के अकाउंट में बहुत सारा पैसा गया होगा उसका इन्वेस्टिगेशन भी होता है, ठीक है। आरबीआई रेगुलेट्स मेथड ऑफ वर्किंग ऑफ शेड्यूल बैंक्स, आरबीआई ध्यान रखता है कि जो भी काम शेड्यूल बैंक्स कर रही है, ठीक है, कितना पैसा किसी को दिया है, कितना लोन किसी को प्रोवाइड किया है, मतलब वर्किंग ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, सारी बैंक आ गई इसके अंदर, कमर्शियल बैंक, शेड्यूल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, मतलब जो भी कंपनीज जो बैंकिंग का काम कर रही है, वो सारी जितनी भी कंपनीज है जो बैंकिंग फाइनेंस फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, उसको ध्यान रखने का, सुपरवाइज करने का, रेगुलेशन करने का, रेगुलेट करना मतलब चलाना, वो सब काम आरबीआई करता है। तो इसमें उसको कोई पैसा नहीं मिलता है, पर उसको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पर ये फिर भी उसका काम है आरबीआई का। समझ में आया फर्स्ट पॉइंट? हाँ हाँ, सर। सेकंड पॉइंट पे जाते हैं, प्रमोशनल फंक्शंस। प्रमोशनल फंक्शंस क्या होता है, ठीक है, हम जरा देख लेते हैं। देयर आर मेनी पीपल इन इंडिया हु डू नॉट होल्ड बैंक अकाउंट, बहुत सारे कंट्री में हमारे यहाँ पे लोग हैं जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, एंड डिपेंड्स ऑन अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट फॉर देयर क्रेडिट नीड्स। तो जब भी पैसा जरूरत पड़ता है तो पैसा किसी से ले लिया, या फिर मतलब कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं, उनके पास कोई अकाउंट नहीं है, मेरी तरह ऐसे लोग हैं, ठीक है, मेरी तरह जिनके पास अकाउंट नहीं है, ठीक है, फिर भी वो कैश से ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, क्रेडिट नीड जब भी जरूरत पड़ती है कैश ले लिया किसी से, किसी के अकाउंट में, दूसरे किसी के अकाउंट में डलवा दिया, फिर उससे किसी से ले लिया, तो खुद के अकाउंट से वो ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, पर वो कैश में करते हैं या क्रेडिट पे करते हैं। Many times business related payments done in cash, then it becomes difficult to know national income। तो इससे क्या प्रॉब्लम आती है, पूरे कंट्री की नेशनल इनकम कितनी है वो पता करना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। अगर मेरा अकाउंट होगा तो पता चलेगा कि हर महीने इतना पैसा इस व्यक्ति के, इस पर्सन के अकाउंट में आ रहा है, मतलब इसका ये सैलरी है, इतना ये पैसा कमाता है, ठीक है, तो पता चलेगा कि इतना पैसा कंट्री के डेवलपमेंट मतलब के नेशनल इनकम में हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। पर अकाउंट ही नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा, ठीक है। सो आरबीआई क्या काम करता है, प्रमोशन करता है, लोगों को बोलता है, अवेयर करता है कि तुम अकाउंट खुलाओ, ठीक है, जिससे तुम देश को फायदा कर सकते हो, तुम्हारा अकाउंट खुलाओ, ठीक है, गांव गांव में जाके प्रमोशन करते हैं अलग अलग जगह पे। तो इसका कोई पैसा नहीं मिलता आरबीआई को, पर वो काम करता है। बस आरबीआई क्रिएट बैंकिंग अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल, लोगों में अवेयरनेस लाता है, एनकरेज टू ब्रांच एक्सपांशन इन रूरल एरियाज, तो अपनी ब्रांचेस जो है, छोटी छोटी बैंक, एसबीआई है तो बैंक के जो ब्रांचेस है वो गांव वाले विस्तार में बढ़ाता है, मतलब कि जहां पर बैंकिंग फैसिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है वहां पर बढ़ाता है फैसिलिटीज को। प्रमोट्स कोऑपरेटिव बैंक्स, जो जितनी भी कोऑपरेटिव बैंक्स है उसको प्रमोट करता है, बोलता है कि वहां पे भी तुम अपनी जो ब्रांच है वो ओपन करो। इट मेक्स एफर्ट टू गेट मोर एंड मोर पीपल अंडर द ऑर्गेनाइज मनी मार्केट, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑर्गेनाइज मनी मार्केट मतलब सबके अकाउंट्स हो जाए बैंक के अंदर, ऐसा वो हेल्प करता है, प्रमोट करता है, अवेयरनेस लाता है, जिससे उन्हें भी फायदा हो, पैसा तो मिलेगा नहीं इसके लिए आरबीआई को, पर लोगों को फायदा हो और कंट्री के नेशनल इनकम बढ़ जाए, और उसके साथ साथ कंट्री का डेवलपमेंट भी हो। तो इसके लिए कोई पैसा नहीं मिलता पर प्रमोशन करता है। थर्ड पॉइंट, फिनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। हमारा कंट्री जो है वो डाइवर्सिटी
डाइवर्सिफाइड कंट्री है, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, ठीक है, खाना अलग अलग होता है, रहन सहन सबका अलग अलग है, ठीक है। तो सरकार ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं, ठीक है, वो कुछ स्टेप्स मैं बता रहा हूँ जो इसके अंदर मेंशन किए गए हैं। तो आरबीआई टुक अंडर मेंशन स्टेप्स, तो ये सारे स्टेप्स हैं जो टेक्स्ट बुक में भी दिए हुए हैं। प्रोवाइड स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी टू एग्रीकल्चर सेक्टर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। ऐसे लोगों को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना मतलब पैसा देना, और फिर जब उनके पास आ जाए तो वो रिटर्न कर दे बैंक में। एग्रीकल्चर जो फार्मर्स होते हैं उनके लिए, छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं उनके लिए, ठीक है, जिनको अभी अभी कमाई स्टार्ट करनी है, बिजनेस स्टार्ट किया है छोटा मोटा, उसको भी क्रेडिट पे पैसे दिए जाते हैं। तो ये हेल्प किया जाता है, ठीक है। तो आरबीआई मदद करता है इसमें। मदद कैसे करता है? वो हेल्प करता है शेड्यूल बैंक्स, कमर्शियल बैंक को बोल के कि तुम इस प्रकार की जो हेल्प है, सेवा जो है, सर्विसेज जो है, ये सब लोगों को प्रोवाइड करे। टू इंक्रीज इंफॉर्मेशन फ्लो टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग बैंकिंग अमॉन्ग द पीपल। लोगों में किस तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी कि किस तरह से बैंकिंग सेक्टर काम करता है, किस तरह से तुमको फायदा हो सकता है, ऐसा अवेयरनेस लाना घर घर तक, लोग लोग तक पहुंच के, उसका काम भी कौन करता है? आरबीआई करता है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट अमॉन्ग द पीपल, लोगों के अंदर इंटरेस्ट रहे बैंकिंग सेक्टर के अंदर। मतलब कोई कोई लोगों को होता है कि भाई अब मेरे को तो अकाउंट खुला ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या कोई अच्छा काम कोई बैंक का अच्छा काम नहीं लगा होता है, ठीक है, कभी झगड़ा हो जाता है कोई कारण से, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम आरबीआई का है। कंप्लेन है कि तुम्हारे पैसे किसी ने ज्यादा ले लिए, बैंक में चार्जेस तुम पे ऊपर ज्यादा डाल दिया है, खर्चा एक्सपेंसेस तुम्हारे में डाल दिए हैं, या कोई प्रॉब्लम कर दिया है, तो आरबीआई को तुम प्रोटेक्शन के लिए मांग सकते हो, प्रोटेक्ट करेगा तुमको आरबीआई। टू पब्लिश बैंकिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिक्स एज वेल एज एक्सपर्ट्स आर्टिकल्स। तो कभी कभी कौन सी बैंक में कितना पैसा फंड्स है, ठीक है, हर साल में हम देख सकते हैं वेबसाइट पे जाके, ठीक है। तो सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है कि कौन सी बैंक में कितने लोगों ने कितने अकाउंट खोला है, उसमें कितना पैसा आया है, कितना गया है, पूरा स्टैटिस्टिक्स, पूरा उसका एनालिसिस हम वेबसाइट पे देख सकते हैं। और एक्सपर्ट्स लोग जो होते हैं वो इसका एनालाइज भी करते हैं कि कौन सी बैंक है जिसके अंदर हम ज्यादा पैसा डाल सकते हैं, हमें प्रॉफिट हो सकता है, ये सब पूरा वेबसाइट में हम देख सकते हैं। एट प्रेजेंट आरबीआई मैनेजेस प्राइम मिनिस्टर्स जन धन योजना। अभी एक और योजना है जिसका नाम है जन धन योजना, उसको पूरा मैनेज करने का काम किसके पास है? तो वो भी आरबीआई मैनेज कर रहा है, ठीक है। उसमें कितने फंड्स आ रहे हैं जन धन योजना के अंदर, जिसने भी अकाउंट खुलाया है, जिसके पास अकाउंट है, उसमें कितना पैसा है, वो सारा का सारा वो हम देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना में। और वो आरबीआई उसको मैनेज कर रहा है, इसका पैसा उनको मिलता नहीं है, फिर भी वो काम कर रहा है। समझ में आया यहाँ तक सब कुछ? हाँ सर। तो यहाँ पर ये चैप्टर का इतना पोर्शन खत्म होता है, मतलब फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। एक और पार्ट है इसके अंदर, ठीक है, जो हम कल करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, ये क्वेश्चन है, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। कल 5 बजे मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स मत लिखना वो इंग्लिश में, मैं दूसरे भेज दूंगा, तब वो लिख देना, ठीक है। हाँ सर। ओके, बाय बाय।